स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो इससे पिछली वीडियो में हमने तने के आधार पर पादप विविधताएं पढ़ी थी कि तना दुर्बल है या दृढ़ है, किस प्रकार का है, उसके आधार पर पादपों में किस प्रकार की विविधताएं पाई जाती हैं। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं हम कि तने में शाखन किस प्रकार का होता है, कौन कौन से प्रकार का शाखन पाया जाता है। तो अपना टॉपिक है तने में शाखन। तने में जब हम शाखन की बात करते हैं तो यहाँ पर तने में शाखन की उत्पत्ति कैसे होती है, जो तने में शाखन होता है वो किस प्रकार से होता है। तो यहाँ पर जो शाखन की प्रक्रिया होती है, ये शाखन की प्रक्रिया होती है पत्ती के कक्ष से। जो लीव्स होती हैं, पत्तियां होती हैं, इन पत्ती के कक्ष में कुछ एक्सिलरी बर्ड होती हैं जिन्हें हम कक्षस्थ कलिकाएं कहते हैं। तो यहाँ पर ये जो कलिकाएं होती हैं, ये कलिकाएं मेरिस्टेमेटिक हो जाती है। कक्षीय जो कलिकाएं हैं वो कैसी हो जाती हैं, मेरिस्टेमेटिक, विभजोतक। ये विभजोतक की हो जाती हैं। और विभजोतक जो होते हैं, मेरिस्टेमेटिक जो टिश्यू होता है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की एक विशेषता होती है कि इसके अंदर लगातार विभाजन होते हैं। तो ये विभजोतकी होने के बाद में यहाँ लगातार विभाजन करती हैं और विभाजन करके और विभाजन भी कौन से होते हैं, परिणतिक, आगे आएंगे ये, और अपनतिक। परिणतिक और अपनतिक विभाजनों को करने के बाद में एट लास्ट यहाँ पर शाखाओं का निर्माण हो जाता है। तो यहाँ पर शाखा का निर्माण हो जाता है। अब अगर हम शाखन की बात करें, ये तो हुई शाखन की उत्पत्ति कि शाखन की उत्पत्ति कैसे होती है। तो बात करें कि शाखन के आधार पर तने कितने प्रकार के होते हैं। तो शाखन के आधार पर तने दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं एचूड़ाक्ष और दूसरे होते हैं लीनाक्ष। एचूड़ाक्ष जो स्टेम होते हैं, इनके अंदर किसी भी प्रकार का शाखन नहीं पाया जाता। ये बेलनाकार, लंबे और मोटे होते हैं। इनके अंदर जो शाखन होता है वो शाखन नहीं पाया जाता। स्टेम कैसा होता है, बेलनाकार और लंबा। स्टेम बेलनाकार और लंबा होता है। शाखन की प्रक्रिया यहाँ पर नहीं पाई जाती। इन प्लांट्स में नीचे से ऊपर की तरफ शाखाओं का निरंतर निर्माण होता हुआ चला जाता है। और ये शाखाएं ऐसा नहीं है कि एक इधर है और एक इधर है, इधर भी होगी, इधर भी होगी। तो चारों तरफ यहाँ पर शाखाएं उपस्थित होती हैं। और ये किस प्रकार के दिखाई देते हैं, नीचे की शाखाएं लंबी होती हैं और ऊपर की शाखाएं छोटी होती हैं। तो ये हमको किस प्रकार के दिखाई देते हैं, कॉनिकल शेप में दिखाई देते हैं। और कॉनिकल शेप में पाइनस, कॉनिफर्स जो कहाँ मिलते हैं, हिमाच्छादित प्रदेशों में जहाँ बर्फ होती है वहां पर ये पाए जाते हैं। तो अचूड़ाक्ष जो तने होते हैं, इनमें किसी भी प्रकार का शाखन नहीं पाया जाता। इनको एक्सकरेंट बोलते हैं। दूसरे होते हैं लीनाक्ष। लीनाक्ष जो होते हैं, इनके अंदर शाखन पाया जाता है। लीनाक्ष के अंदर शाखन पाया जाता है।
और यहाँ पर जो शाखन पाया जाता है वो शाखन भी कई प्रकार का पाया जाता है। तो जो लिनार्ड सिस्टम होते हैं, ये लिनार्ड सिस्टम पहले तो कुछ ऊंचाई तक वृद्धि करते हैं और अधिकतर ये कहाँ पाए जाते हैं? उष्णकटिबंध में। हम जहाँ रह रहे हैं वो कौन सा कटिबंध है? उष्णकटिबंध। और उष्णकटिबंध में अधिकतर मीजोफाइट्स ही पाए जाते हैं। तो ये काफी कुछ ऊंचाई तक या फिर नहीं कि काफी ऊंचाई तक वृद्धि कर लेते हैं। जब इनमें काफी ऊंचाई तक वृद्धि हो जाती है तो वृद्धि होने के पश्चात मान लिया इसमें यहाँ तक वृद्धि हो गई तो यहाँ एक साथ कई शाखाएं निकलती। ऐसा नहीं है यहाँ पर एक ही शाखा निकलेगी, एक साथ में कई शाखाएं निकलती हैं। यहाँ पर मुख्य स्टेम खत्म हो जाता है और यहाँ पर ये शाखाएं भी काफी मोटी होती हैं, जो ये ऐसा लगता है यहाँ पर कि मुख्य स्टेम लगभग नहीं के बराबर है। अब ये जो शाखाएं यहाँ पर निर्मित हुई हैं, इन शाखाओं में और शाखन होगा, इनके अंदर और शाखन होगा। इस प्रकार से यहाँ पर शाखन की प्रोसेस होती हुई चली जाती है। तो देखो यहाँ पर प्लांट कैसा लग रहा है? लगभग गोलाकार या अंडाकार शेप में ये हमको दिखाई देते हैं। तो यहाँ पर जो शाखन की प्रोसेस है अपने यहाँ मीजोफाइट्स के अंदर अगर देखें तो ये किसमें पाई जाती है? डाइकोट प्लांट्स में। जो द्विबीजपत्री पादप हैं, डाइकोट प्लांट्स हैं, इनके अंदर यह शाखन की प्रक्रिया पाई जाती है और इस शाखन को अक्षीय शाखन भी कहते हैं। क्यों कहते हैं अक्षीय शाखन? अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि शाखा की उत्पत्ति कैसे होती है। तो उत्पत्ति कैसे होती है? ये स्टेम और यहाँ से कोई लीफ निकल रही है और यहाँ के कक्ष से, यहाँ से शाखा निकलेगी, यहाँ से कोई लीफ निकल रही है इसके कक्ष से। तो यहाँ पर कक्ष से या फिर बोले अक्ष से, इसको अक्ष भी कह सकते हैं हम। तो यहाँ से लीफ के कक्ष में से जो ये शाखन की प्रोसेस होती है इसको अक्षीय शाखन भी कहते हैं। लिनाक्स प्रकार का जो शाखन है वो आगे देखते हैं। एकलाक्षी शाखन, और संधिताक्षी शाखन। दो प्रकार का पाया जाता है, लिनाक्षी और संधिताक्षी। मोनोपोडियल और सिम्पोडियल। एकलाक्षी शाखन को हम असीमाक्षी शाखन भी कहते हैं और इसको ससीमाक्षी शाखन भी कहते हैं। स्टूडेंट्स, आप लोगों ने 11th में भी पढ़ा है कि असीमाक्षी और ससीमाक्षी पुष्प क्रम के प्रकार हैं। जो इन्फ्लोरोसेंस होता है वो तीन प्रकार का पाया जाता है, जिसमें दो प्रकार मेन होते हैं, असीमाक्षी और ससीमाक्षी। असीमाक्षी की अपनी खुद की एक विशेषताएं होती हैं और ससीमाक्षी की अपनी खुद की अपनी अलग विशेषताएं होती हैं। तो सबसे पहले लेते हैं एकलाक्षी शाखन। एकलाक्षी जो शाखन पाया जाता है इसके अंदर जो मेन एक्सिस होती है, मुख्य अक्ष जो होती है वो कैसी होती है? सिंगल। यहां पर केवल अकेली मुख्य अक्ष होती है और यही मुख्य अक्ष
निरंतर वृद्धि करती है। निरंतर वृद्धि करती है। असीमाक्षी जो इन्फ्लोरोसेंस होता है, तो असीमाक्षी इन्फ्लोरोसेंस की भी विशेषताएं होती हैं कि इसके जो शीर्ष होता है, या फिर बोले कि शीर्षस्थ कलिका जो होती है, निरंतर वृद्धि करती है, असीमित समय के लिए वृद्धि करती है। उसकी कोई निश्चित सीमा नहीं होती कि इस सीमा के बाद में ये वृद्धि नहीं करेगी, तो यह निरंतर वृद्धि करती है। इसी प्रकार यहाँ पर जो एक लाक्षी शाखल है, इस एक लाक्षी शाखल की जो शीर्षस्थ कलिका होती है, वो शीर्षस्थ कलिका भी निरंतर वृद्धि करती हुई चली जाती है। जब ये मेन एक्सिस ऊपर की तरफ निरंतर वृद्धि करती हुई चली जाती है, तो इस मेन एक्सिस के ये ऊपर की तरफ लगातार वृद्धि कर रही है, तो यहाँ पर शाखाओं का निर्माण होता है। और ये शाखाओं का निर्माण कैसे होता है? अग्र अभिसारी क्रम में, एक्लोपिटल मैनर में, अग्र अभिसारी क्रम में यहाँ पर शाखाओं का निर्माण होता है। जैसे यहाँ से शाखा बढ़ी, इधर बन गई एक शाखा, फिर आगे बढ़ेगी, इधर बन जाएगी, फिर आगे बढ़ेगी, इधर बन जाएगी। तो यहाँ पर जो ये शाखाएं बन रही हैं, यहाँ पर क्या होते हैं? पर्व संधियां होती हैं, ऊपर की तरफ बढ़ते हुए चले जाते हैं और यहाँ से शाखाओं का निर्माण होता हुआ चला जाता है। तो इस प्रकार यहाँ पर जो एक लाक्षी शाखल है, यहाँ निरंतर प्लांट ऊपर की तरफ ग्रोथ करता हुआ चला जाएगा। यहाँ पर फैलाव ज्यादा नहीं होता है, लंबाई ज्यादा होती है और फैलाव कम होता है, लेकिन ये भी निश्चित सीमा तक होता है। जैसे जैसे प्लांट की एज बढ़ती हुई जाती है, तो यहाँ पर जो शीर्षस्थ कलिका है, इसकी सक्रियता कम हो जाती है। एक एज के बाद में ये कलिका की सक्रियता घट जाएगी और घटने के साथ साथ ही जो प्लांट की ग्रोथ है वो क्या होगा? रुक जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं संधिताक्षी शाखा। संधि, संधि का मतलब ही क्या है कि यहाँ पर नोड और इंटरनोड दोनों उपस्थित हैं। नोड और इंटरनोड दोनों ही उपस्थित हैं। अब जाते हैं ससीमाक्षी की तरफ। सिम्पोडियल में ससीमाक्षी शाखा में कह रहे हैं इसको, तो क्यों कह रहे हैं? वापस चले इन्फ्लोरोसेंस की तरफ। जब हम पुष्पक्रम में ससीमाक्षी पुष्पक्रम को पढ़ते हैं, तो यहाँ पर सबसे पहले जो शीर्षस्थ कलिका होती है, ग्रोथ हुई, और यहाँ जो शीर्षस्थ कलिका है, ये क्या हो जाती है? सुप्त। शीर्षस्थ कलिका यहाँ पर एक लंबाई पर बढ़ने के बाद में सुप्त हो जाती है। जब शीर्षस्थ कलिका सुप्त हो जाती है, तो यहाँ पर क्या होता है? शाखाओं का निर्माण स्टार्ट हो जाता है। तो ससीमाक्षी पुष्पक्रम में भी क्या होता है? जो शीर्षस्थ कलिका होती है, शीर्षस्थ कलिका पर जाके पुष्प का निर्माण हो जाता है, उसके अक्ष में से फिर और बहुत सारे पुष्पों का निर्माण होता है। तो यहाँ ऐसा नहीं है कि मुख्य अक्ष बढ़ती हुई जा रही है और बढ़ने के साथ साथ में यहाँ पर नीचे की तरफ पुष्पों का निर्माण होता है, नहीं, ऐसा नहीं होता ससीमाक्षी में। ऐसे ही यहाँ पर जो मुख्य अक्ष है बढ़ चुकी, निश्चित लंबाई तक जितना इसको बढ़ना है, उसके बाद में यहाँ पर शाखा स्टार्ट हो जाएगा, मुख्य अक्ष सुप्त अवस्था में आ जाएगी, और जो नीचे की साइड में जो शाखन की प्रक्रिया है वो यहाँ इसके अक्ष में से स्टार्ट हो जाएगा।
तो जो संधिताक्षी शाखन है, संधिताक्षी शाखन ब्रांचिंग के आधार पर, शाखाओं की संख्या के आधार पर 3 प्रकार का होता है। एक शाखी शाखन, द्वैशाखी शाखन और बहुशाखी शाखन। देखते हैं। सिम्पोडियल कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। एक शाखी शाखन, द्वैशाखी शाखन, बहुशाखी शाखन। अब यहाँ पर जो एक शाखी शाखन है ये भी 2 प्रकार का पाया जाता है। कुटिल ससीमाक्षी शाखन और दूसरा होता है कुंडलिनी ससीमाक्षी शाखन। ये भी 2 प्रकार का पाया जाता है। एक शाखी शाखन है तो इसका मतलब एक ही ब्रांच का निर्माण हो रहा है। यहाँ पर एक शाखा उत्पन्न होगी। नाम से ही पता चल रहा है कि यहाँ पर एक से अधिक शाखा ना होकर के केवल एक ही शाखा का निर्माण होगा। तो यहाँ पर जैसे कुंडली ससीमाक्षी शाखन है, ये भी दोनों पुष्पक्रम में आते हैं, कुटिल ससीमाक्षी भी और कुंडली ससीमाक्षी भी। तो स्टूडेंट इसमें क्या होता है, जो कुटिल ससीमाक्षी है यहाँ पर नोड और इंटरनोड दोनों प्रेजेंट है। प्लांट में ग्रोथ हुई, नीचे से ये जड़ें, यहाँ पर नोड बन गया, सॉरी यहाँ पर जो पर्व संधि बनी है तो इस पर्व संधि से यहाँ पर वापस से शाखा का, प्रत्येक पर्व संधि से शाखा का निर्माण होगा यहाँ से। तो यहाँ पर्व संधि से दाएं या बाएं, इधर हो गया, यहाँ इधर बन गया, फिर इधर हो गया, इधर बन गई या इधर हो गया। कुटिल ससीमाक्षी में जो शाखा निर्मित होती है, जो संधि पर्व संधि से एक बार दाएं एक बार बाएं, एक बार दाएं एक बार बाएं, एक बार दाएं, ऐसी ही जिगजैग स्थिति में यहाँ पर निर्मित होती है। और यहाँ पर जो शीर्ष की होती है, शीर्षस्थ जो होती है, ये प्रतान में बदल जाती है। एग्जाम्पल आता है वाइटिस, ये स्पीसीज अंगूर की, वाइटिस क्या बोलते हैं, अंगूर की जितनी भी स्पीसीज है, आप लोगों ने अंगूर की बेल देखी होंगी, यहाँ से शाखन हो जाएगा इधर फैल जाएंगी, यहाँ से शाखन हो जाएगा इधर फैल जाएंगी, यहाँ से शाखन हो जाएगा ऐसे, और इसकी जो शीर्ष वाली होगी वो किसमें बदल जाएगी, प्रतान के अंदर बदल जाती है। तो इस प्रकार से यहाँ पर कुटिल ससीमाक्षी शाखन पाया जाता है। कुंडली ससीमाक्षी में क्या होता है, जब हम पुष्प क्रम में देखते हैं तो पुष्प क्रम के अंदर एक बार इसने इधर ले लिया, क्योंकि यहाँ पर जो शाखाएं निर्मित होती हैं वो एक साइड में ही होती हैं। एक बार अगर इधर साइड में शाखा निर्मित हो गई तो दूसरी भी इसके इधर साइड में जाके निर्मित होगी। तो यहाँ इसमें इधर साइड में शाखा निर्मित हो गई तो दूसरी भी कहाँ होगी, इधर साइड में, फिर इधर, फिर इधर, इधर कॉइल बन जाती है, कॉइलिंग सी हो रही है, यहाँ पर कुंडलन बन गया। लेकिन प्लांट्स के अंदर जो स्टेम होता है, यहाँ स्टेम के अंदर एक खासियत पाई जाती है, एक प्राकृतिक गुण पाया जाता है कि यहाँ पर जो कुंडलन तो हो रहा है लेकिन ये स्टेम इस कुंडलन होने के बाद में सीधा हो जाता है। तो यहाँ स्टेम के अंदर कुंडलन नहीं मिलता, केवल ये तरुण अवस्था में दिखाई देता है।
और जैसे जैसे ये मैच्योरेशन की तरफ जाता है तो ये स्टेम क्या हो जाता है, सीधा। इसीलिए यहाँ शाखा के अंदर कुंडलन नहीं पाया जाता। द्वैशाखी शाखा में क्या होता है कि यहाँ पर ये प्लांट यहाँ आगे परसंधि ऊपर तक वृद्धि के बाद में यहाँ से एक बार में ही 2 लीफों का निर्माण होगा और इन दोनों लीफों के कक्ष से 2 शाखाओं का निर्माण होगा। लीफ हट जाएंगी और यहाँ से 2 शाखाओं का निर्माण हो जाएगा, इनमें से फिर इनमें से। ऐसे यहाँ पर एक बार में 2 शाखाएं निर्मित हो जाती है। तो ये क्या कहलाता है, द्वैशाखी शाखा। बात करते हैं बहुशाखी शाखन की। तो बहुशाखी शाखन में क्या होगा, नाम से ही पता चल रहा है, ये स्टेम ने ग्रोथ की। ग्रोथ करने के बाद में यहाँ जो शीर्षस्थ कलिका है, यहाँ से एक साथ में बहुत सारी शाखाओं का निर्माण हो जाएगा। हमारे आसपास जितने भी प्लांट दिखाई दे रहे हैं, जैसे आम, पीपल, गूलर, बरगद, ये सभी कैसे हैं, बहुशाखी शाखन को शो कर रहे हैं, प्रदर्शित कर रहे हैं। तो यहाँ पर एक ही बार में एक से अधिक शाखाओं का निर्माण होता है। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो स्टेम में शाखाओं के अरेंजमेंट के आधार पर प्लांट्स की हमने विविधताओं को देखा कि प्लांट्स के अंदर किस प्रकार का शाखन पाया जाता है और किस प्रकार से शाखाएं तने पर अरेंज होती हैं। नेक्स्ट देखते हैं वितान। वितान आर्किटेक्चर, वितान बोलते हैं कैनोपी, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, कैनोपी। वितान आर्किटेक्चर। तो वितान क्या होता है, वितान किसे कहते हैं, अपने आसपास एनिमल किसी प्लांट को ले लो, जैसे हमने नीम के प्लांट को ले लिया या पीपल के प्लांट को ले लिया, क्योंकि हमारे आसपास यही प्लांट ज़्यादा हैं यहाँ पर मीजोफाइट्स में, और वो भी डाइकोट्स के अंदर। तो इन प्लांट्स के अंदर जो ब्रांचिंग हो रही है, जो शाखाएं हैं, वो शाखाएं प्लांट के ऊपर उपस्थित शाखाएं प्लस उनका अरेंजमेंट, शाखाएं किस क्रम में वहां जुड़ी हुई हैं और शाखाओं पर जो पत्तियां लगी हुई हैं वो पत्तियां किस क्रम में लगी हुई हैं और पत्तियां किस आकृति और आकार की हैं, इन सबको मिलाकर के जो बाह्य स्वरूप प्राप्त होता है प्लांट का, जो बाह्य स्वरूप निर्मित हो रहा है, वो कहलाता है कैनोपी। जैसे ये जो बड़े प्लांट्स हैं जिसमें बहुशाखी शाखन पाया जाता है, ये कैसे दिखाई देते हैं, अंडाकार या गोलाकार दूर से दिखने पर। तो जो अंडाकार या गोलाकार जो उनका स्वरूप हमको दिखाई दे रहा है, वही स्वरूप क्या कहलाता है, कैनोपी कहलाता है, वही बाह्य स्वरूप होता है उनका। और ये शाखाओं पर और प्लस शाखाओं पर उपस्थित पत्तियों के द्वारा निर्मित होता है। अब इस कैनोपी को कौन से कारक प्रभावित करते हैं,
प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, कौन कौन से कारक इस कैनोपी को प्रभावित कर सकते हैं। तो दो प्रकार के कारक होते हैं, एक तो होते हैं बाह्य और दूसरे होते हैं आंतरिक। सबसे पहले बात करते हैं आंतरिक कारकों की। तो स्टूडेंट्स, आंतरिक कारकों में आते हैं जेनेटिकली जो भी कारण होते हैं, जैसे कोई प्लांट कैसा है, बोना, और बोना भी कैसा होगा, वो जेनेटिकली होगा, या फिर कोई संकर रोज वाला है, तो ये दोनों ही कारण ऐसे हैं, आंतरिक कारण है, कोशिका के अंदर उपस्थित है और कोशिका में भी किसमें, गुणसूत्रों पर उपस्थित हैं। तो ये दोनों ही कारक कैनोपी को प्रभावित करेंगे। बाह्य कारकों में आता है जल, मृदा के अंदर जल कम है या ज्यादा है, पोषक तत्व, मृदा में जो पाए जाने वाले पोषक तत्व हैं वो सही मात्रा में प्रेजेंट हैं या नहीं है। इसके अलावा CO2 की मात्रा वहां पर कम है या ज्यादा है,